जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 11 को देखने वाले हैं। उससे पहले एक नोटिस मैं बता दूं कि बीपीएससी एईडीओ वाला अगर आप फॉर्म डाले हैं तो उसका एग्जाम डेट आ गया है। उसका एग्जाम डेट आपको 14 अप्रैल से शुरू होकर के 21 अप्रैल तक इसको एग्जाम होने वाला है। कुल मिलाकर के आपको 3 चरणों में इसका एग्जाम को आयोजित किया जाएगा। उसका भी तैयारी करते हैं, उसका भी प्रैक्टिस सेट जल्दी ही लाने वाले हैं। दरोगा वाला एग्जाम खत्म होने के बाद में उसका भी प्रैक्टिस आएगा। प्रश्न शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में आपको करंट अफेयर के लिए, दरोगा वाला के लिए भी सेट आपको अपलोड किया जा रहा है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको भी देख सकते हैं। ज्यादा टाइम न लेते हुए अपना प्रश्न पत्र पे चलते हैं। पहला प्रश्न को देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। पहला प्रश्न को जवाब दीजिए और कमेंट भी जरूर करिएगा। कमेंट में आपको किसी प्रकार के सजेशन हो जरूर बताइएगा। साथ में पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राजराजेश्वर मंदिर है, यह आपको चोल शासक द्वारा बनाया गया था। ए ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। राजराजेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। राजराजेश्वर मंदिर या इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। देखिएगा, तो यह ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसको प्रश्न पूछता है कि कौन सा शैली में बनाया गया था, तो यह है कि द्रविड़ शैली का उदाहरण द्रविड़ शैली में बनाया गया था। और भारत के सबसे बड़ी मंदिर है, भारत की सबसे बड़ी मंदिर है, यह भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण है चोल राजा जो है, चोल के समय में आपको राजराज प्रथम के समय में इसका राजराजेश्वर मंदिर को निर्माण करवाया था। इसको देखिएगा, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल में सूची में जो शामिल किया गया है 1987 में। ध्यान रखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 1987 में इसको शामिल किया गया है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैं बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न साथियों। दूसरा नंबर प्रश्न में देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के लिए क्या बता रहा है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है? देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, वो क्या कहलाएगा, कहां पर मिलते हैं, ये बताना है आपको। सही जवाब आपको इसके लिए जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही जवाब आपको नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, इसके लिए आपको ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे की पॉइंट देखिए, जैसे नीलगिरी पहाड़ी है ना, इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, हम आपको शुरू से बताए हैं कि आपको यूट्यूब पर जितना भी पढ़ाता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ाएंगे। एक ही क्वेश्चन करा के भाग जाने का मतलब नहीं है, मतलब उसका बेस तैयार होने से मतलब है। आगे अगर आगे की सेट में या एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, ऐसा उद्देश्य से हम आपको पढ़ा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, अभी से भी कर दीजिए। आगे देखिएगा, सतपुरा नीलगिरी की पहाड़ी है, इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और यह जो है सबसे ऊंचा चोटी, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी ही पूछा जाता है, तो दो बेटा है, ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा है नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी। इसका जो 26-37 किलोमीटर इसका ऊंचाई है, सॉरी मीटर में है, किलोमीटर में नहीं। आगे देखिएगा, आगे देखिए बी ऑप्शन में जो है, आपको बी ऑप्शन में देखिएगा इस ये जो पहाड़ी है कि नल्ला माला, ध्यान रखिएगा, जो नल्ला मल्ला की पहाड़ी है, ये पहाड़ी आपको ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट जो है पूर्वी घाट भाग में यह स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ी देखिएगा, सतपुरा की पहाड़ी है, सतपुरा की पहाड़ी छोड़ करके आगे देखिए महेंद्रगिरी की देख लीजिए इसको, क्योंकि आगे वाला सेट में बता दिया है, इसको डिटेल एक ही चीज को बेर बेर बताना जरूरी नहीं है। महेंद्रगिरी पहाड़ी देखिएगा, महेंद्रगिरी पहाड़ी है जो यह भी पूर्वी घाट में स्थित है और यह उड़ीसा में है। आगे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न साथियों। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग कह रहे हैं कि ग्राम और लघु उद्योग समिति का खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ग्राम और लघु उद्योग समिति है, आपको कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न के लिए। उसके बाद में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको ए दिया गया है, ए ऑप्शन में पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है आपको भारत के सांख्यिकी का जनक है, भारत की सांख्यिकी का जनक माने जाते हैं। और इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है, उनका मॉडल का इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इन्हीं के पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित है।
और दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से लेके 61 तक चला था। पंचवर्षीय से और सारे प्रश्न है आगे आने वाला, उसको में देखिएगा। उसके बाद में आपको देखिएगा इनका जो जन्म है ना, इनको पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। तो 3 से 4 प्रश्न कवर हुए 1 पॉइंट से। सुखमय चक्रवर्ती डी ऑप्शन में देखिएगा, सुखमय चक्रवर्ती जो है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसको सुखमय चक्रवर्ती पे आधारित है। 1961 से लेकर 66 तक ले तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल रहा है। और इस योजना का जो एक और गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपको देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित, माने कि लोहा के उद्योग और इस्पात का उद्योग है। तो आपको छोटा नागपुर का पठार, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको में आपको लोहा और इस्पात का उद्योग ज्यादा मात्रा में है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। छोटा नागपुर का पठार के क्षेत्र में देखिए कौन कौन सा क्षेत्र आता है। मुख्य रूप से जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और कुल्टी, ये सब जो प्रसिद्ध क्षेत्र है आपको छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में आता है। और छोटा नागपुर के पठार के नाम जो है, अन्य नाम जानिएगा तो भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न में आया है। उसके बाद में पश्चिमी घाट को देखिए, पश्चिमी घाट है यह, इसका जो इसमें जो है आपको मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है तो लोहा, मैग्नीज और बक्साइट का उत्पादन जो पश्चिमी घाट में होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको मैं बता दी हूँ। आगे देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न साथियों, 5वां नंबर प्रश्न में है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसदारी व्यवस्था है, इसका शुरुआत किसने किया था? तो मनसदारी व्यवस्था है, इसका शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, डी ऑप्शन। आगे देखिए शाहजहां पॉइंट दिया गया है, शाहजहां ए ऑप्शन। शाहजहां पे देखिए, शाहजहां जो है आपको यह जो है मुगल वंश के शासक था और उसको बचपन का नाम खुर्रम था, पहले वाला सेट में आया था। देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ, उसको पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आपके पास टाइम है तो नोट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम है, यह मुगल वंश का शासक था। इनका जो पत्नी है, इनका अर्जुमंद बानो बेगम, इनका दूसरा नाम मुमताज महल भी है। कार्य के अगर देखें कि शाहजहां का कार्य मुख्य रूप से क्या रहा है, तो यह वस्तुकला और कला का जो है बहुत बड़ा उसमें विस्तार और स्वर्ण युग कहा जाता था। दूसरे चीज में है कि ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में इसके द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न है, 6ठा नंबर में है शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में है और बिहार के सासाराम में है, ध्यान रखिएगा। बिहार के सासाराम में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं तो इसको मैं आपको याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में स्थित है और सासाराम जो है रोहतास बिहार के रोहतास में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसको जो आपको मकबरा का जो बनाने की जो कला थी ना, कौन सी कला में बनी है, तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का शेर शाह का जो मकबरा बनाया गया है उसका उदाहरण है, उसमें बनाया गया है। और इसको जो है ना, शेर शाह के मकबरा के अलेक्जेंडर कनिंघम में जो है ना, वो बताया था ना, अलेक्जेंडर कनिंघम बताया था कि यह ताजमहल का दूसरा खूबसूरत रूप है, ताजमहल का दूसरा खूबसूरत रूप है, वह बताया था कनिंघम ने। 7वां प्रश्न देखिएगा, 7वां हमें कि भारत के जो कमजोर वर्गों और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा संघ का गठन किया गया था? तो यह आपको गठन किया गया था, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा सत्यशोधक समाज, बी ऑप्शन। सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था। अब सत्यशोधक समाज देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1873, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा गोविंद फुल्ले द्वारा किया गया था। इसको ज्योतिबा फुल्ले क्या आता है शॉर्ट में, आपको कभी कभी पूरा नाम है ज्योतिबा गोविंद फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले इनको शॉर्ट में नाम है। ज्योतिबा फुल्ले का एक बुक याद नाम रखिएगा, ये देखिएगा गुलमारी सत्य जो है ज्योतिबा फुल्ले का एक बुक है, उसको मैं इस नियम के बारे में डिटेल बताए हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा जो फुले हुए नारी शिक्षा के लिए काफी संघर्ष किए थे, नारी शिक्षा पे बहुत जबरदस्त काम किए थे।
उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी डी ऑप्शन में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी नोट करिएगा, इसका स्थापना जो है 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना है 1875 में हुआ था और यह न्यूयॉर्क में हुआ था और यह ब्लावस्की के द्वारा किया गया था। वो पॉइंट आपको याद रखिए, इतना ज्यादा नहीं पूछता है। इसका आदर्श वाक्य आप याद रखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो आदर्श वाक्य है, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अति है आदर्श वाक्य है, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आर्य समाज है ऑप्शन डी में। आर्य समाज को देखिए, आर्य समाज को स्थापना है 1875 में भी हुआ था, ये भी 1875 में हुआ था और दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयाराम सरस्वती का मूल नाम कभी कभी पूछ लेता है। दयाराम सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है, मूल नाम उनका मूल शंकर है। आर्य समाज का संबंध मुख्य रूप से देखें तो हिंदुओं में सुधार आंदोलन से संबंधित है। इसमें जो है आपको हिंदू को धर्मांतरण करा करके जो लेके गए, दूसरा धर्म में लेके जाया जा रहा था, उसको लौटाने का मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। उसके बाद में इसका सिद्धांत में देखिए कि आर्य समाज के सिद्धांत में क्या क्या था, तो मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि और झूठे कर्मकांड के सब जो विरोध में रहते थे, इसका विरोध किया जाता था। 8वें नंबर प्रश्न है, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा दोस्तों। कौन सा जो नदी घाटी है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसका जो है नोएलन, उसके बाद में काबिनी, आर्कवती और अमरावती जैसे कई सहायक नदियां निकलती हैं। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 8वें नंबर प्रश्न के लिए आपको कावेरी आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। अब देखिएगा कावेरी जैसे है ना, कावेरी आप याद रखिए, जैसे कावेरी नदी है तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों, यह भी आपको याद कराते चलते हैं। तो यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से उद्गम स्थल इसका है और इसका समाप्ति यानी कि कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो यह बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है कावेरी नदी। आगे देखिएगा, कावेरी नदी के जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI जो मैं बता रहा हूं इसको समझिएगा। दक्षिण भारत की अगर गंगा कह दिया जाए तो कावेरी को कहा जाए, और ओकर बाद में अगर दक्षिणी गंगा कहा जाए, देखिए दक्षिण भारत की गंगा अलग है, कावेरी हो जाएगी, और दक्षिणी गंगा कह दिया जाए तो गोदावरी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेरियार देखिए, सी ऑप्शन में पेरियार है। पेरियार को जो उद्गम स्थल है शिवालिक पहाड़ी है, तो पश्चिमी घाट में पड़ती है वहां से, और ये केरल राज्य में, केरल में ज्यादा इसको विस्तार है। केरल के देखिए, केरल का जीवन रेखा भी पेरियार नदी को कहा जाता है। ओकर बाद साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम सॉरी नहीं, डी ऑप्शन में साबरमती नदी जो है यह राजस्थान के जौनपुर से जो अरावली पर्वतमाला है उससे निकलती है और यह गिरता है खंभात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर, खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर के यह गिर जाती है। देखिए आपको ये ऑप्शन में ब्राह्मणी नदी दिया गया है, ये ऑप्शन में ब्राह्मणी नदी दिया गया है। यह नदी ये जो है ना दक्षिण कोयल कहा जाता है, दक्षिण कोयल के नाम से भी जाना जाता है, यह झारखंड के रांची में है। आगे देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न है, इसमें बताया जा रहा है कि यह राज्य और उसका संस्कृति उत्सव है। कौन सा संस्कृति उत्सव कौन सा राज्य में है? सबसे पहले आपको देखिए, इसमें ऐसा प्रश्न में 1 से 2 को भी आपको याद रहेगा तो बना देंगे। जैसे पंजाब का लोहड़ी, लोहड़ी का मतलब मकर संक्रांति के दिन जो है ना वही मनाया जाता है लोहड़ी। उसके बाद में तेलंगाना के लिए देखिए बथुकम्बा है, 9 दिन को मनाया जाने वाला उत्सव है बथुकम्बा। उसके बाद झारखंड के लिए कर्मा है और हिमाचल प्रदेश के लिए चैत्राल है। तो इसके लिए आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9वां नंबर प्रश्न के लिए सही ऑप्शन आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन को आप देख लीजिएगा इसके हिसाब से। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध में आपको कौन सा कथन सही है? कथन देखिए, कथन पढ़ते हैं। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है आपको विलियम गॉड्स ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन में है, दूसरा कथन में है कि नॉर्मल बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक जाने जाते, एकदम बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है। बाकी तीसरा सही नहीं है, तो आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके संबंधित थोड़ा सा नोट करिएगा, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं क्योंकि आगे ऐसा प्रश्न में आएगा तो उससे आप छूट नहीं सकते। हरित क्रांति से कैसे ही पूछेगा, नहीं छूट पाएगा। सबसे पहले शब्द ने आपने देखे विलियम गॉड ने दिया है। विश्व भर में जनक अगर पूछा जाए तो नॉर्मल बोरलॉग को माना जाता है और 1970 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके लिए। अगर भारत में पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन होगा, तो एम एस स्वामीनाथन है, उनको 2024 में भारत रत्न दिया गया है।
उसके बाद में इनका जन्म देखिएगा, हरित क्रांति का जो जन्म स्थान है कौन सा स्थान से भारत में खास करके हुआ है, तो पंतनगर कृषि विद्यालय उत्तराखंड से हुआ है भारत में जन्म का स्थान। फसल पर असर है जो गेहूं पर सबसे ज्यादा फसल का असर पड़ा है गेहूं के। हरित क्रांति का समय जो मुख्य रूप से देखिए 1967 से लेकर 1968 तक माना जाता है, लेकिन प्रथम चरण जो है आपको 1960 से लेकर 1970 तक माना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है आपको 2024 से 25 में गेहूं के उत्पादन में लगभग में 115.43 मिलियन टन अनुमानित किया गया है कि गेहूं इस साल उत्पादन होगा 2024 से 25 के बीच में। आगे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न, देखिए कितना फैक्ट और कितना सब रिसर्च करके लाना पड़ता है, तो उस हिसाब से वीडियो आप लोगों का शेयर करना बनता है, और उससे ज्यादा क्या मांगता हूँ आपसे। 11 नंबर है कि रासायनिक सूत्र में आपको H2SO4 है, H2SO4 जो है आपको ऑल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, खाली स्थान पे ये भरेगा, डी ऑप्शन आपको सही जवाब होगा। H2SO4 ने सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे रसायनों का सम्राट कहा जाता है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिए। इसको बनाने की दो विधि है, H2SO4 बनाने का बैटरी में भी इसका उपयोग होता है। इसका बनाने का दो विधि है, एक विधि है संपर्क विधि और एक है कि लेड कक्ष विधि होता है। संपर्क विधि में जो आपको जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम को किया जाता है और वेनेडियम को किया जाता है, और लेड कक्षीय विधि में जो उत्प्रेरक के रूप में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, जितना डीपली हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद में आपको देखिए इसको में आपको थोड़ा सा प्रश्न कटेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको जो बता रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनिए। 12 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था, झांसी को जो अपने विलय कर दिया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किया गया था। तो इसके लिए आपको सही जवाब है, सही जवाब इसके लिए आपको 12 नंबर के लिए है आपको ये ऑप्शन 1853। देखिए रेलवे, इसको मुख्य रूप से आपको रेलवे में भी जाना जाता है, रेलवे चलाने की लॉर्ड डलहौजी है। तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधी देखिए, लॉर्ड डलहौजी से संबंध मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यह जो है गवर्नर, जो भारत का गवर्नर जनरल के तौर पे इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक ले रहा है। और उसके बाद में आप देखिएगा कि 1853 में इन्हें जो है लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे लाइन बिछाया था, ध्यान रखें, बंबई से थाने के बीच में, और ट्रेन भी वहीं चली थी 1853-54 में ही लगभग में। उसके बाद में दूसरी जो रेल लाइन बिछी थी 1854 में कोलकाता से लेकर के रानीगंज के बीच में दूसरी रेल लाइन बिछी थी। प्रथम विद्युत तार सेवा भी इसी के कार्यकाल में कोलकाता से लेकर आगरा तक शुरू किया गया था, और 1854 में लोक शिक्षा विभाग का स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था। इतना से ज्यादा आपको और कोई एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है जितना हम आपको बताएं। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न के लिए आपको इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 22 आंसर सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से किस जो है मानदंड को लागू करने के लिए त्रिभुज को जो स्वार क्षमता नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए जो है आपको कौन का स्वार क्षमता सिद्ध नहीं किया जा सकता। बाकी आपको भुजा का किया जा सकता है, भुजा का किया जा सकता है, लेकिन उसका भुजा का किया जाता है, लेकिन कौन का इसका स्वार क्षमता सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित क्रम में सामूहिक रूप से देखिए, इसको में आपको डिफरेंस छांटना है, डिफरेंस में छांटिएगा तो देखिएगा आपको इसके लिए जो सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब है जो ए ऑप्शन में हो जाएगा। आपको डायरेक्टली हिंट मैं दे रहा हूं, जैसे देखिए 13 में है, जो 13 में 4 जोड़िए तो 17 हो जाएगा, और 17 में 2 घटा दीजिए तो 15 होगा। सब फॉलो कर रहा है ये नियम को, जो बताएं उसका सब फॉलो कर रहा है, लेकिन यह फॉलो नहीं कर रहा है, ये एक घटा रहा है। आगे देखिएगा 16 नंबर है, 16 नंबर में है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल कौन सा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो नहीं पूर्ण हो गया, पूर्ण वर्तमान काल है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर में है प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, नहीं भाई स्वयं यहाँ पे गलत है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सी ऑप्शन सही जवाब लगा लीजिएगा, आत्म जो लगा है वो गलत है। 19 नंबर देख लीजिएगा, 19 नंबर में है मनुष्य के किसी के प्रति द्वेष जो है द्वेष नहीं रखनी चाहिए, नहीं भाई द्वेष नहीं, मनुष्य के जो है आपको मनुष्य किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। आपको 18 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही जवाब आ जाएगा, मनुष्य को किसी के प्रति जो है ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा है कि वाक्य का प्रयोग दोष के स्थान पे उसके समानार्थी शब्द का, दोष के स्थान पर और कौन का प्रयोग समान अर्थ का प्रयोग करें, तो आपको ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, दोष नहीं रखना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, देखिए कमायनी का रचनाकार कौन है, कमायनी का रचनाकार है आपको जयशंकर प्रसाद है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए, जयशंकर प्रसाद से और अगर बुक अगर पूछ दे तो उसको आपसे छूट ना पाए, ऐसा हम लोग की तैयारी बना लेना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का रचना में देखिएगा तो एक कमायनी देख लिए, फिर चंद्रगुप्त देख लीजिए, स्कंद गुप्त देख लीजिए, और उसके बाद में है धूर्व स्वामिनी भी प्रश्न में पूछा गया है, और अजात शत्रु यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंथ बी ऑप्शन में, इनको देखिए, इनको में युगांत लिखे हैं, चितंबरा लिखे हैं,
और इसको जो है आपको इनको सुमित्रानंद पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में भी मिला है, ये भी आप कहते हैं। लेकिन दो बुक इनको आप याद रखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन में देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये आपको परिमल जो रचना इनका परिमल है, अनामिका है, और कुकुरमुत्ता देखिएगा, कुकुरमुत्ता, ये आपको कुकुरमुत्ता भी पूछा गया एग्जाम में। महादेवी वर्मा को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जो आपको है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको एक है दीपशिखा, यमा और गिल्लू, मुख्य रूप से आपको याद रखिएगा, इतना ज्यादा नहीं आता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार के रूप में आपको यम का प्रयोग हो रहा है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर में है, 21 नंबर में है कि मैंने घर जाना था, नहीं भाई मैंने घर नहीं जाना था, ये गलत हो गया। मैं घर जाता है, मेरा घर जाना है, या हमें घर जाना है, मैंने नहीं होता है, ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा, शुद्धि छांटना है इसको में यार। आगे देखिएगा 22 नंबर, यार लाइक तो करते चलिए ना, कितना मेहनत करके आप लोग के सामने ला रहा हूँ मैं, आपको दिखाऊं आपको वास्तविक। देखिए अभी रात को 2:12 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग की जरूर जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक जरूर करिए। 22 नंबर प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है उसको उस शब्द को क्या कहते हैं? जो कठिनाई है भाई बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ समस्या है। आपको 22 नंबर के लिए आपको दुर्लभ, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में और सारे याद कर लीजिए, और सारे याद कर लीजिए, क्योंकि आगे प्रश्न कैसे भी प्रश्न घुमाए उसको हमको छूटना नहीं चाहिए, ऐसा उद्देश्य के साथ में आप लोग तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग एकदम लाइक ठोकते चलिए, लाइक ही मांग रहे हैं दोस्तों, उससे ज्यादा और कुछ क्या मांग रहे हैं आपसे। चलिए देखिए 22 नंबर में देखिए दुर्लभ होगा कि जो कठिन से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। और उसके बाद में आपको देखिए जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। दुर्गम कहां दिया गया? ये ऑप्शन है, जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम मार्ग कहते हैं। जहां कोई ना जा सके, जहां कोई ना जा सके अगम में, सी ऑप्शन वाला देखिए, जहां कोई ना जा सके अगम, जहां जाने योग्य गमन करने योग्य नहीं है तो वो अगम हो गया, सी ऑप्शन वाला। उसके बाद में देखिए जिसे आसानी से पाया जा सकता है, एकदम सुलभ सुलभ रास्ता है, सुलभ शौचालय है, जहां आसानी से पाया जा सकता है उस सुलभ कहलाएगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, कई सारे प्रश्न आपको आएंगे ऐसा। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर है, पुस्तक जो है ना आपको पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? देखिए कर्मवाच्य हो गया, पुस्तक किसी के द्वारा पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न है जो है साथियों, देखिए 24 नंबर में आपको है, 24 नंबर में है कि समीकरण P भी ऊपर y बराबर स्थिरांक एक उष्मागतिकी पराक्रम का वर्णन करती है, जहां y बराबर Cp बाई Cu दिया है, क्या कौन सा प्रक्रिया होगा? तो इसमें रुद्धोष्म प्रक्रिया होगा, जिसमें उष्मा की जरूरत नहीं होती है, डी ऑप्शन आपको सही जवाब है और रुद्धोष्म प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न देखिए 25 नंबर, 25 नंबर में है स्थिर, देखिए इसमें स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। तो परिनालिका का जो उपयोग है ना स्थिर धारा के लिए, तो आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए आपको जो सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए क्या है कि एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत से परिनालिका को प्राप्त किया जा सकता है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और डिटेल इसको देखिएगा, इसे चुंबकीय जो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित और ज्यादा प्रश्न बनेंगे, या नियम है वो देखिए। पहला है जैसे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है ना वो समान होता है, जहां भी परिनालिका के अंदर में देखिएगा वो समान रहेगा साथियों। और वही अगर पूछ दिया जाए कि वही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है ना आपको असमान होगा, बाहर में रहेगा तो असमान होगा, बराबर नहीं रहेगा। और परिनालिका के अंदर में चुंबकीय बल रेखा जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखा जो है, चुंबकीय बल रेखा है वो किधर से किधर चलता है? तो देखिए एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल देख लीजिए। तो उसके बाद में जो आपको चुंबकीय रेखा अगर अंदर की बात कहा जाए तो दक्षिण से साउथ से नॉर्थ की ओर चलेगा, ध्यान रखिएगा। और वही अगर बाहर की बात कर दिया जाए तो आपको नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, इतना आपको समझ लीजिए। परिनालिका के इतना से ज्यादा प्रश्न आपको नहीं आने वाला है। 26 नंबर को देख लीजिए, मिलान करना है, मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलान का प्रश्न तो आपको आता ही है, एकदम अनिवार्य है, एकदम प्रत्येक 2 गो आएगा। करेंट अफेयर में भी कभी कभी मिलान के प्रश्न देता है। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, देखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव है, यह आपको सी ऑप्शन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव है जो आपको सोलर सेल के प्रकाश सूचांक है, यानी कि सोलर प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से सोलर सेल पर पड़ करके वहां से बिजली उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में आपको कंपाउंड जो है ना कंपटन है, कंपटन प्रभाव जो है आपको इसमें आपको हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक्स किरणें जो है ना आपको एक्स किरणें का जो पदार्थ द्वारा प्रकीर्णन करता है तो कंपटन प्रभाव कहलाता है। व्यक्तिकरण देखिएगा, व्यक्तिकरण के कारण है जो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, और उस साबुन का बुलबुला है, सौरभ का बुलबुला आपको जो है रंगीन दिखाई देगा, तो वो व्यक्तिकरण के कारण होगा। उद्दीपन उत्सर्जन जो है आपको यह लेजर के कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इस हिसाब से आपको सही जवाब है, आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखिएगा 27 नंबर, 27 नंबर में देखिएगा कि अक्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस का आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है।
आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, यह कौन सा परिस्थिति में? तो देखिएगा उसका जो है आपको अस्थाई अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूर्ण कोष में होता है, यानी कि पूर्ण रूप से होता है। तो यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको अंतिम कोष्ठ में जो अभिक्रिया करने के लिए खाली केस चाहिए वो ऑलरेडी भरा रहता है अक्रिय गैस में। अक्रिय गैस है और देख लीजिए जैसे कौन कौन सी अक्रिय गैस आने वाला है। तो अक्रिय गैस के रूप में देखिए हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, यह सब अक्रिय गैस में आता है। इसका लास्ट वाला जो केज बचा रहता है वो पूरा पूरा फुल रहता है और दूसरा से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, बारहतम कक्षा या फुल रहने के कारण है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है और इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। आगे देखिएगा 28 नंबर 28 नंबर में है, देखिए यह केमिस्ट्री का प्रश्न है। संतुलित करना है, संतुलित अभिक्रिया बनाना है इसको में। संतुलित कर में देखिएगा आपको देखिएगा कि इसमें बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको में देखिए दोनों तरफ जो है आपको बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ संतुलित करने का नियम यही है कि दोनों तरफ की जो मात्रा है बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है। जितना ऊर्जा इधर था, द्रव्यमान इधर था, उतना भी इधर भी बनेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 29 नंबर है। 29 नंबर में है ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होगा? तो इसमें केवल जो है जल और विद्युत उत्पन्न होने वाला है। यह आपको ईंधन सेल एक डिवाइस है समझिए, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करा करके जल और विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखिएगा 30 नंबर है। 30 नंबर में है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिस्क है ना, डिस्क जो है डिफ्रैगमेंटेशन का उद्देश्य क्या है? तो डिफ्रैगमेंटेशन का जो उद्देश्य है, ध्यान देखिए इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखे क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा फाइल को खंडित भाग को एक साथ लगा करके डिस्क का एक्सेस जो है समय को बेहतर करना होता है। जैसे डिस्क जो है टूट गया है या फूट गया है ना, उसको खंडित एक ठाव मिला करके उसको फिर से रीअस्टैक किया जा सकता है, यानी कि उसको फिर से एक्सेस किया जा सकता है। उसमें से डेटा जो खत्म हो गया है, जैसे चिप्स वगैरह टूटती है तो उसको री एक्सेस करने के लिए जो है आपको इसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न के लिए। 31 नंबर प्रश्न है साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको डीप लर्निंग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। डीप लर्निंग किसका उपेक्षक है? डीप लर्निंग जो है आपको मशीनी लर्निंग है, जो कोई परत वाली न्यूरल नेटवर्क के उपयोग करके ही काम करता है। ये न्यूरल नेटवर्क है, इसका उपयोग करके यह काम करता है। यह आपको ध्यान रखेगा डीप लर्निंग। जैसे डीप लर्निंग तो आपने देखे कि यह एआई है और इसका कार्य जो है कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं तो ये आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। और इसको कार्य के रूप में आप क्या क्या बना सकते हैं, जैसे में इसको से इमेज बनवा सकते हैं। प्राकृतिक भाषा है उसको आपको जो है आपको प्रोसेसिंग कर सकते हैं। भाषण जो लिखना हो या कोई चीज कंटेंट लिखवाना हो उसका काम डीप लर्निंग करता है। आगे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न, सॉरी आगे देखिएगा 31 के बाद में 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा ना। हाँ 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 32 नंबर में थोड़ा सा देखिए आपको मीटर उस टाइप की दिखाई, लेकिन मैं बोलूंगा वो आप समझिएगा। 32 नंबर है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है आपको कहाँ स्थित है? तो यह आपको चेन्नई में है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके लिए, चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में जो राइबोस्पाइनल द्रव जो है आपका उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका मुख्य कार्य होता है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के तंत्रिका आघात से बचाना है और पोषक तत्व को प्रदान करना है। यह आपको सेरिब्रम स्पाइनल द्रव का काम यह होता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भारत का कितना परसेंट हिस्सा है? तो भारत का जो हिस्सा है साथियों ध्यान रखिएगा, भारत का जो हिस्सा है इसको में आपको 2.4 यानी कि 2.4% भारत विश्व भर के जो भूमि है उसको में 2% पे 2.4% पे भारत का हिस्सा है। आपको इसको डिटेल देखिएगा, जैसे आपको प्रतिशत के रूप में इतना देख लिए, किलोमीटर के रूप में देख लीजिए। जैसे 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में इसका स्थान देखे तो 7वां स्थान पे आता है, 7वां स्थान इसको आता है भारत का। विस्तार देखे तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण तक ले कन्याकुमारी, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ले जिसको लंबाई है आपको 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ले 3214 किलोमीटर है। उसका पूर्व से लेकर पश्चिम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक ले अगर देखें तो 2933 किलोमीटर है। आगे देखिएगा इसको स्थलीय सीमा देखिए 15,200 किलोमीटर है और तटरेखा की लंबाई द्वीप सहित लिया जाए तो 75 होता है, 16.6 किलोमीटर इसको पूर्ण रूप से होता है। आगे देखिएगा 36 नंबर प्रश्न को देखिए, सॉरी 35 नंबर को 35 नंबर आदि के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। कह रहे कौन सा जलमार्ग जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है? तो यह पनामा नहर जोड़ने का काम करता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब इसको पूरे डिटेल देखिए, इसको पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे यह जो नहर है कृत्रिम नहर है, यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया गया नहर है। कौन सा देश में? तो यह आपको अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। उसके बाद निर्माण इसका कब शुरू हुआ था?
तो 1800, ध्यान रखिए बहुत लंबा समय इसका निर्माण चला था। एसएससी के प्रश्न में पूछा हुआ है, 1881 से शुरू हुआ था और इसको जो प्रारंभ खोला गया है तो यह आपको 1914 में इसको खोल दिया गया है और यह जो है फ्रांस के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, स्वेज नहर आपको दिया गया है, स्वेज नहर ये ऑप्शन में है, इसको भी देख लीजिए, यह भी आर्टिफिशियल नहर है और यह जोड़ने का काम जो करता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ रहा था। वो विश्व की सबसे बड़ी जो है आपको पोतवाहक नहर है, यह जो आप स्वेज नहर देख रहे हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, नहर के माध्यम से जाता है। इसका निर्माण जो है 1869 में हुआ था और अधिकार जो है आपको 1956 में मिस्र ने इसको ऊपर राष्ट्रीयकरण करके इसको ऊपर मिस्र ने इसका अधिकार कर लिया था। आगे है कील नहर। कील नहर कहाँ है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में देखिएगा पोस्टमास्टम कैसे होता है, इतना पोस्टमास्टम कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं करके देगा जितना हम आपको करके दे रहे हैं। नोट करना है, नोट करिए, दिमाग में सेट करना, दिमाग में शूट करिए, इतना रिपीट करेंगे कि आपको ऐसे याद हो जाएगा। आपको बिहार पुलिस का सिलेक्शन पक्का दिवाएंगे। कील नहर है, कील नहर जो है आपको जोड़ने का काम करता है उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करता है और विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है, विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। बोलगा डोन नहर, देखिए बोलगा डोन नहर जो है आपको यह कैस्पियन सागर या आजेब सागर को, कैस्पियन सागर और आजेब सागर को जोड़ने का काम करता है और यह अवस्थित है बोलगा नदी और डोन नदी के बीच में। आगे देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण, देखिए हरित क्रांति से पहले भी प्रश्न था और इससे भी इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो पहला चरण पहले ही हम आपको बता दिए, तो पहले वाला हम पॉइंट बताए थे ना। देखिए 1960 से लेकर 1970 तक इसको पहला चरण माना जाता है विश्व भर में। आगे देखिएगा 37 नंबर है, 37 नंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना से तो आपका एक प्रश्न आता ही आता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय देखें तो 1969 से लेकर 1974 तक ले रहा था, 1969 से लेकर के आपको 74 तक ले रहा था। उसके बाद में यह जो मॉडल जो है चौथी पंचवर्षीय योजना है, यह गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। गॉडगिल फार्मूला, इसको सुखमय चक्रवर्ती फार्मूला भी कहा जाता है। उसके बाद में आपको विशेषता इसको देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का विशेषता में अगर देखें तो इसको कमजोर वर्ग के लिए जो है रोजगार और शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था और वृद्धि का लक्ष्य जो है 5.7% रखी गई थी, लेकिन प्राप्त कम हुआ, यानी कि असफल रह गया। प्राप्त मात्र है जो 3.6% हुआ। कहाँ रखा हुआ था? 5.7% प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस समय कई को 2-3 को भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, फिर उसको कारगिल और बाढ़ होती है, फिर उसके बाद में है जो आपको सूखा पड़ जाता है, उसके वजह से यह असफल रहा था, ठीक है। आगे वाला पॉइंट देखिएगा, जैसे में आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना दिया गया है आपको ये ऑप्शन में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चला था और पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। आठवीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन में है, यह 1992 से लेकर 97 तक चला था और छठी पंचवर्षीय योजना है जो 1980 से लेकर 85 तक चला था, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, 38 नंबर प्रश्न है साथियों, 38 नंबर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी का घटना जो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोपी को क्रांतिकारी की फांसी दिया गया था, तो इसमें आपको खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था पर फूल चाकी जो है अपने से आत्महत्या कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, अपने से आत्महत्या कर लिया था। अब जैसे इस खुदीराम बोस से आपको संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो इसको मैं आपको देखिए खुदीराम बोस से क्या होगा। सबसे पहले तो कि आपको यह कांड बम कांड जो 1908 के नाम से जाना जाता है और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में ही इनको फांसी दिया गया था। उसके बाद में ये कौन सा कारण इसका क्या था? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस पर फूल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर में जो है आपको डिस्ट्रिक्ट जज जो किम्सफोर्ड को हत्या करने का इनको प्रयास करना था, ऐसा उद्देश्य से उन लोग बम फेंकने गए थे, लेकिन क्या हो गया ना, गलती हो गया। किम्सफोर्ड के बजाय जो है प्रिंस केनेडी के पत्नी और बेटी को मृत्यु हो गया, उसको पर गाड़ी में दूसरा को बैठा हुआ था और ये लोग किम्सफोर्ड को समझ करके उसको पर बम फेंक दिए। अब जो इसमें कहा पर फूल चाकी तो हिम्मत नहीं रहा, पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 महीने 1908 को आत्महत्या कर लिए थे। आगे देखिए, इतना पॉइंट काफी है आपको इसके लिए। 39 नंबर में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा शांति समझौता हुआ था? देखिए आपको पेरिस से शांति समझौता हुआ था और यह 1919 में हुआ था। बताइएगा 1919 में आपको कौन सा कांड भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, वो भी आपको बताना है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर में है कि आपको लोटा विद्रोह बिहार के किस जेल के कैदियों द्वारा किया गया था और कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बिहार पुलिस में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और दरोगा में भी पूछा गया है। ये ऑप्शन में आपको देखिएगा मुजफ्फरपुर जो है, आप मुजफ्फरपुर जेल और 1856 में यह हुआ था। लोटा विद्रोह क्या है साथियों? लोटा विद्रोह जो है ना, आपको यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा जो है पहले पीतल के लोटा दिया गया था, पहले सबको पीतल के लोटा दिया गया था और उसके बाद में जो उसको हटा करके उसके जगह पर मिट्टी का लोटा दिया जा रहा था अंग्रेज सरकार द्वारा।
अब उसी के लिए क्या हुआ कि यह विद्रोह हो गया, सब लोग विद्रोह कर दिए और इसमें इतिहास के रूप में लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया। उसके बाद में एक विद्रोह का और नाम याद रखिए, छपरा जेल के कैदियों द्वारा जो है वस्त्र विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था और उस वस्त्र का जो है ना वो उसको विरोध करने का जो है लोग जो है अपना कपड़ा उतार कर फेंक दिए थे, तो उसको हड़ताल का नंगा हड़ताल भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था ना, आपको 41 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 मई 2016 को हुआ था, 1 मई 2016 को हुआ था। इसका जो है ना आपको ध्यान रखिए, मेन पॉइंट याद रखिएगा। उस प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 14 को हुआ था, 28 अगस्त नहीं याद है लेकिन आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 14 में हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में हुआ था और यह पानीपत से शुरू किया गया था। तो ये इतना, साथ में सुकन्या समृद्धि योजना भी उसी टाइम में लागू हुआ था, तो इतना आपको याद रखना है। 42 नंबर में देखिएगा, 42 नंबर में किस बजट में दर्शाया गया है कि राजकोषीय घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा में ये होना चाहिए कि जो व्यय है आय से ज्यादा हो गया है, व्यय और आय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहेंगे। इसको हम प्रश्न के अनुसार देखें तो कुल जो है गैर ऋण के व्यय है और कुल गैर जो ऋण का आय है, ये दोनों का अंतर ही आपको राजकोषीय घाटा कहलाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। उसके बाद में आपको देखना है 43 नंबर प्रश्न को देखिए। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण शामिल है? विकसित अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो आपको ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न, आगे है आपको 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए साथियों, वीडियो को है जो आपको अंत तक जरूर अंत तक अगर देख रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट आपको लाभ का रहा। बिहार बजट 25 से 26 में राजकोषीय घाटा कितना दर्शाया है? तो इसमें आपको लगभग में 33 करोड़ रुपया का दर्शाया गया है कि 33,000 करोड़ रुपया है आपको बजटीय घाटा रहेगा। उसके बाद में 45 नंबर प्रश्न को देखिए। 45 नंबर प्रश्न है साथियों, 45 नंबर में दिया गया है, यह कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। इसमें बताया कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जैन धर्म को स्वीकार करके श्रवण बेलगोला में यह समर्पण ले लिए थे, आपको सुलेखना विधिया बना लिए थे। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है यहाँ से मैथ है। मैथ में आपको क्या हो जाएगा? मैथ में आपको इसके लिए जवाब हो जाएगा 2560, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसको में। 47 नंबर में भी आपको देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको में आपको 1650 हो जाएगा, 16,650 हो जाएगा, 16,650 हो जाएगा, 16,650 हो जाएगा 47 नंबर के लिए। 47 नंबर के लिए 16,650 यानी डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर भी प्रश्न देखिए, इसको में भी आपको तो मैथ ही है, इसको में डी ऑप्शन यानी कि 9 आंसर आने वाला है। आगे देखिएगा, इंग्लिश का प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है। इंग्लिश का प्रश्न है ना, इंग्लिश का प्रश्न भी आपको प्रश्न रहेगा, 5 को लगभग में रहता है, कहीं 5 को रहता है, कभी 4 को रहता है, कभी 3 को रहता है, कभी कभी 2 को रहता है। इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न भी आपको थोड़ा कंप्लीट करके चलना है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, समन हु इज द रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर द थिंक दैट द अदर्स हैव डन, इसको में आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिएगा, 50 नंबर तक वैसे एक समय कराते हैं बट आपको इंग्लिश है तो कंप्लीट करा देते हैं। कह रहा है कि ए पर्सन हु द लिव्स हिमसेल्फ द मस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन वर्ड ऑफ द एबव, इसको में क्या हो जाएगा? आपको नार्कोसिस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर में देखिए कह रहा है कि मीरा रोट दिस नोवेल, यह कहा गया है, इसको कहा है कि सिलेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है सेंटेंस को, इसको आपको क्या बनेगा? तो बनेगा इसको में कि द नोवेल वाज राइटन बाय मीरा, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 51 नंबर के लिए। 52 नंबर देख लीजिए, 52 नंबर में कि ही सेड टू हर हैज योर ब्रदर इनवाइटेड टू यू, तो आपको 52 नंबर के लिए प्रश्न के लिए आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर, यहाँ यानी कि ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर के लिए। 53 नंबर प्रश्न साथियों, 53 नंबर में कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैस विच आर द अबाउंडेंट ऑन द अर्थ हो जाएगा, अर्थ के पहले आपको ऑन द अर्थ लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑन द अर्थ का प्रयोग होगा खाली स्थान में। 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 54 नंबर में है, कह रहे कि यू स्पीक ट्रूथ, नहीं भाई यू स्पीक द ट्रूथ होना चाहिए ना, हाँ तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ये ऑप्शन आपको इसको में सुटेबल कर रहा है। यू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज फिलिंग द ब्लैंक्स विच द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, तो आपको द का प्रयोग होगा। 55 नंबर में है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना, इंग्लिश में करना है, वह मुश्किल से आता है, मुश्किल से ही आता है, इसके लिए आपको ही हार्डली कॉम्स, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ही हार्डली कॉम्स, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आपको
वीडियो तो को अंत तक देखने के लिए स्पेशली आपको थैंक यू बोला जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। वीडियो को जो अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए ताकि यह जो है अपना चैनल का परिवार और बढ़ सके। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपको मेन पॉइंट यानी कि नोट्स कुछ आपको जानकारी दिया जा रहता है, कुछ सूचना दिया जाना रहता है, या फिर कोई कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका भी जानकारी आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। साथ में और सारे सेट का पीडीएफ थी, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और देखिए दरोगा वाला एग्जाम खत्म होने के बाद में मदनी सेट का एग्जाम भी आने वाला है, ऐसा सूचना है। तो आज का वीडियो से लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।